द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका। आप देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी औसत उम्र सिर्फ 28-29 साल है और करीब-करीब 66% आबादी 35 साल से कम की है। लेकिन जब हम अपनी संसद की तरफ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग नजर आती है। लोकसभा में एक सांसद की औसत उम्र 58 साल है। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है ना? और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो खाई है, एक युवा भारत और हमारे बुजुर्ग नेताओं के बीच, ये एक सिस्टम की नाकामी है जिसे कोटा जैसे कदमों से ठीक करने की जरूरत है, या फिर समस्या कहीं ज्यादा गहरी है? मतलब युवाओं की अपनी बेरुखी, राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला और अनुभव की कमी जिसे सिर्फ सीटें आरक्षित कर देने से हल नहीं किया जा सकता। मेरा तो मानना है कि ये पूरी तरह से एक प्रणालीगत विफलता है। युवाओं को, आप कह सकते हैं, जानबूझकर इस सिस्टम से बाहर रखा गया है। और अगर हमें अपने लोकतंत्र में नई जान फूंकनी है तो हमें तुरंत कुछ बड़े संरचनात्मक बदलाव करने ही होंगे। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि सिर्फ गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें भागीदारी की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। जब तक हम राजनीतिक उदासीनता और परिवारवाद जैसे गहरे मुद्दों को नहीं सुलझाते, हम सिर्फ समस्या का, कह लीजिए, रूप बदलेंगे, उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरी स्थिति बिल्कुल साफ है। भारतीय राजनीति एक बंद क्लब की तरह हो गई है। एक ऐसा वृद्ध तंत्र जो नए और युवा विचारों को बाहर रखने के लिए ही बना है। और आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। आप सोचिए, 1952 में हमारी पहली लोकसभा में करीब 26% सांसद 40 साल से कम उम्र के थे। और आज 18वीं लोकसभा आजादी के बाद की सबसे बुजुर्ग लोकसभा है, जिसमें 25 से 40 साल के बीच के सांसद सिर्फ 1% है। ये जो गिरावट है, ये डराने वाली है। राजनीतिक पार्टियां पुराने वफादार चेहरों को पसंद करती हैं, जिससे किसी भी आम युवा के लिए ऊपर आना लगभग नामुमकिन हो गया है। आज राजनीति क्या बन गई है? पैसा, बाहुबल और भाई भतीजावाद का खेल। अब ऐसे में कोई भी आदर्शवादी युवा इसमें क्यों आना चाहेगा? युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ जुटाने, नारे लगाने और सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने के लिए होता है। लेकिन जब फैसले लेने की बारी आती है तो उन्हें कहा जाता है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। इसका समाधान हमारी आंखों के सामने है, कोटा। हमें विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 30 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 15 से 20% टिकट आरक्षित करने होंगे। ये काम करता है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने जब महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए तो नतीजे सामने आए। अवसर देने से ही बदलाव आता है। मैं मानती हूँ कि समस्या है, लेकिन आपके डायग्नोस्टिक और इलाज दोनों से मुझे ऐतराज है। राजनीति में और युवाओं को ले आना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये समस्या की जड़ को नहीं पकड़ता। असली चुनौती संख्या की नहीं, बल्कि भागीदारी के स्वभाव और उसकी गुणवत्ता की है। सबसे बड़ी बाधा तो मुझे लगता है खुद युवाओं की राजनीतिक उदासीनता है। एक अध्ययन बताता है कि 41.4% युवा राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वे इसे भ्रष्ट मानते हैं और उनका ध्यान नौकरी और शिक्षा पर है। तो ये जो 41% युवा उदासीन है, वो असल में राजनीति से उदासीन नहीं है, बल्कि राजनीति करने के तरीके से उदासीन है। वो भ्रष्टाचार, वंशवाद को एक बंद दरवाजे की तरह देखते हैं और अपनी ऊर्जा वहां लगाना चाहते हैं जहां नतीजा दिखे, जैसे कि एक स्टार्टअप में या किसी सामाजिक अभियान में। तो ये उदासीनता नहीं, बल्कि एक तरह का प्रैक्टिकल चुनाव है। दूसरा, जो युवा राजनीति में आ भी रहे हैं, उनमें से ज्यादातर कौन है? वो किसी राजनीतिक परिवार से हैं। वे अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि अपने सरनेम की वजह से यहाँ हैं। ये तो लोकतंत्र की उस मूल भावना के ही खिलाफ है, जो सबको बराबर मौका देने की बात करती है। और कोटा लागू करने से इन गहरी समस्याओं का हल कैसे होगा? आपने कोटा को खारिज कर दिया, पर मुझे लगता है कि ये एक जरूरी पहला झटका है सिस्टम को जगाने के लिए। जब पार्टियों पर कोटा का दबाव होगा तो वे युवा प्रतिभाओं को खोजने और तैयार करने के लिए मजबूर होंगी। इससे ये जो पुराना ढांचा है वो टूटेगा। आप देखिए, छात्र संघ चुनाव जो नेताओं की नर्सरी हुआ करते थे, वो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में बंद कर दिए गए हैं। इससे उन युवाओं के लिए रास्ते ही बंद हो गए हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। कोटा उस बंद दरवाजे को खोलने का एक जरिया है।
एलजीपी रामविलास की 25 वर्षीय सांसद शंभवी चौधरी को देखिए। जब मौका मिला तो एक युवा नेता ने अपनी जगह बनाई और सफल हुई। क्या ये उम्मीद नहीं जगाता? एक मिनट, आपने शंभवी चौधरी का उदाहरण दिया और वो काबिले तारीफ है, लेकिन क्या हमें ये नहीं देखना होगा कि वो एक स्थापित राजनीतिक परिवार से आती हैं? कहीं आपका ये कोटा वाला समाधान परिवारवाद को ही एक नया कानूनी रास्ता तो नहीं दे देगा? मेरा डर यही है कि कोटा सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। पार्टियां इसे भरने के लिए अपने ही नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दे देंगी। इससे भाई भतीजावाद कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगा। आप एक गहरी संरचनात्मक समस्या का इलाज एक सतही उपाय से कर रहे हैं। असली मुद्दा पार्टी के अंदर का लोकतंत्र है। जब तक पार्टियों में योग्यता को तरजीह देने का सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक ऊपर से थोपा गया कोई भी कोटा सिर्फ एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा। जब तक युवा एक वोट बैंक के तौर पर पार्टियों के लिए एक जरूरत नहीं बन जाते, उन्हें असली शक्ति कोई नहीं देगा। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप उदासीनता के मुद्दे को एक व्यक्तिगत पसंद की तरह देख रही हैं। मैं इसे सिस्टम द्वारा पैदा की गई निराशा के तौर पर देखता हूं। जब कोई युवा देखता है कि राजनीति पर अपराधियों और वंशावलियों का कब्जा है, तो वो निराश हो जाता है। उसे कोई ऐसा आदर्श नहीं दिखता जिससे वो प्रेरणा ले सके। राजनीति उसे गंदा खेल लगता है। लेकिन क्या वो देश के मुद्दों के प्रति उदासीन है? बिल्कुल नहीं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, वो सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बनता है। ये दिखाता है कि वो मुद्दों के प्रति जागरूक है, बस मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया से उसका मोह भंग हो गया है। और आप सोचिए, जब एक 65 साल का नेता एक 25 साल के वोटर की नुमाइंदगी करता है, तो वो सिर्फ उम्र का फासला नहीं है, वो सोच और अनुभव का फासला है। उस नेता को क्या पता कि आज का युवा किस तरह के आर्थिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों या तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं इसे व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक जटिल सामाजिक हकीकत कह रही हूँ। युवाओं की प्राथमिकताएं अलग हैं। करियर, व्यक्तिगत विकास, ये सब राजनीति पर भारी पड़ते हैं। और राजनीति में जो हिंसा और अस्थिरता है, वो भी उन्हें दूर रखती है। रिसर्च साफ दिखाती है कि युवा पारंपरिक राजनीतिक गतिविधियों जैसे वोट डालना या किसी पार्टी के लिए काम करना के बजाय गैर संस्थागत भागीदारी को पसंद करते हैं, जैसे कि विरोध प्रदर्शन या ऑनलाइन अभियान। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें कितने युवा सड़कों पर थे? तो सवाल ये नहीं है कि वे व्यस्त नहीं हैं, सवाल ये है कि वे कहाँ व्यस्त हैं। यह मानना थोड़ा भोलापन होगा कि सिर्फ कोटा या अवसर पैदा करने से वे अचानक परिपक्व और सूचित राजनीतिक भागीदार बन जाएंगे। हमें ये समझने की जरूरत है कि वे पारंपरिक राजनीति से दूर क्यों भाग रहे हैं, न कि उन्हें जबरदस्ती इस सिस्टम में खींचने की कोशिश करें। और यहीं पर छात्र राजनीति की भूमिका आती है। आपने कहा कि युवाओं के पास अनुभव नहीं होता, वे अपरिपक्व होते हैं। छात्र संघ चुनाव ही तो वो लोकतंत्र की पाठशाला है, जहां भविष्य के नेता तैयार होते हैं। अरुण जेटली, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, भारत के कितने ही बड़े नेता छात्र राजनीति की ही देन है। ये वो मंच है जो युवाओं को नेतृत्व, बहस करना, संगठन बनाना और जमीनी राजनीति की समझ सिखाता है। लिंग 2 समिति, जिसे छात्र संघ चुनावों में धन और बल के प्रयोग को रोकने के लिए बनाया गया था, उसकी सिफारिशों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। समिति का उद्देश्य सुधार करना था, चुनावों को बंद करना नहीं। इन मंचों को दबाना मतलब लोकतंत्र की नर्सरी पर ही ताला लगा देना। ये तो भविष्य के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खत्म करने जैसा है। सिद्धांत में तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में क्या होता है? व्यवहार में हमारे छात्र संघ चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के सबसे खराब आदतों का आईना बन गए हैं। पैसा, बाहुबल, जातिवाद और हिंसा। वे छात्रों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राजनीतिक दलों के लिए लॉन्च पैड बन जाते हैं, जिससे पूरा एकेडमिक माहौल खराब होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों को ही देख लीजिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कैंपस में तनाव का माहौल बन जाता है। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद हैं। चुनाव के समय पढ़ाई लिखाई ठप हो जाती थी और कैंपस में गुटबाजी और दुश्मनी का माहौल बन जाता था। क्या हम वही माहौल वापस चाहते हैं? यही वजह है कि कई विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि छात्र भी चुनाव कराने से हिचकिचाते हैं। हम एक ऐसी प्रणाली को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जो लोकतंत्र के सबक सिखाने के बजाय उसके सबसे बुरे पहलुओं को सिखाती हो?
जब तक हम छात्र राजनीति को बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप और पैसे के खेल से आजाद नहीं कर पाते, तब तक ये समस्याओं का अड्डा ही बना रहेगा। तो फिर आपका समाधान क्या है? हम बस इंतजार करें कि ये सड़ा हुआ सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा? आंकड़े साफ हैं, हमारी युवा आबादी और हमारे बुजुर्ग राजनीतिक नेतृत्व के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हमें कोटा लागू करने और छात्र संघ चुनावों को सुधारों के साथ फिर से जीवित करने जैसे सक्रिय कदम उठाने ही होंगे, ताकि युवाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। बात अनुभव को खत्म करने की नहीं है, बल्कि अनुभव को नई ऊर्जा, नए विचारों और उस पीढ़ी के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की है जिसे भविष्य विरासत में मिलना है। आप पर हाथ धरकर बैठना कोई विकल्प नहीं है। मेरा समाधान इंतजार करना नहीं, बल्कि समस्या की जड़ पर काम करना है। युवा ऊर्जा बेशक कीमती है, लेकिन सिर्फ संख्या बढ़ा देना कोई रामबाण इलाज नहीं है। हमें भागीदारी की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है परिवारवाद की गहरी जड़ों को काटना, राजनीतिक उदासीनता के असली कारणों को समझना और ध्रुवीकरण की राजनीति के असर को कम करना। हमें पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि टिकट योग्यता के आधार पर दिए जाएं, न कि परिवार के नाम पर या पैसे के जोर पर। जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं करते कि राजनीति में आने वाले युवा सार्वजनिक सेवा की सच्ची भावना और काबिलियत से लैस हैं, तब तक केवल चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ नए वंशवादी तैयार कर देंगे। तो ये साफ है कि हम दोनों मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए, इस पर हमारी राहें बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और ये चर्चा इस बुनियादी सवाल पर आकर रुकती है, क्या हमें पहले अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए, इस उम्मीद में कि इससे भागीदारी की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगी, या फिर हमें पहले उन गहरी चुनौतियों से निपटना चाहिए जो युवाओं को प्रभावी ढंग से राजनीति में आने से रोकती हैं। इस विषय में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।